हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए मॉडल सेट नंबर 7 जो कि केबीसी नानो बुक से चलाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज जो है वो फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फ्रक्टोज को प्राकृतिक चीनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अगर हम बात करते हैं अफीम की, तो अफीम का जो उत्पादन है वो पैवेबर सेमेनीफेरम के अधपके फलों के दूध से किया जाता है। तो ये किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा फल से। अगर हम बात हींग की करते हैं तो हींग की अगर बात करते हैं तो हींग जो होता है वो फेरुला प्रजाति के पौधे के जड़ों से मिलता है। तो ये हींग जो है वो मैच करेगा जड़ के साथ। और अगर हम बात रबर की करते हैं तो रबर एक पौधा होता है और उस पौधे के तनों से निकलने वाले जो तरल पदार्थ होती है उसी से रबर का फॉर्मेशन होता है। तो रबर जो होगा वो तना के साथ मैच करेगा। अगर हम बात करते हैं कुनैन की, तो कुनैन जो है वो सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन जो है वो छाल के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मानव रक्ताधन के लिए कौन सा रक्त जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे तब हो जाएगा ओ, और अगर जो यूनिवर्सल ग्राहक है जो सबसे ब्लड ले सकता है जिसको हम लोग सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं वो हो अगर पूछेगा तब आंसर हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप होगा जो यूनिवर्सल टेकर होता है, सबसे ब्लड ले सकता है, और वो जो होगा वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको ब्लड दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ समूह। अगर हम बात रक्त समूह की करते हैं तो रक्त समूह से याद रखिएगा कि रक्त समूह की जो खोज थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था और इसी के लिए इनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या है? कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो अगर हम किसी को डॉक्टर कहता है कि आपको टेट्राप्लेजिया हो गया है, इसका मतलब यह है कि उस मानव के दोनों हाथों व पैरों में संवेदन व कार्य क्षमता जो है वो समाप्त हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित विद्युत घटियों की विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कार की बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो प्रयोग होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐतिहासिक रूप से ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात सोडियम सल्फेट की करते हैं तो याद रखिएगा Na2SO4। अगर हम बात नाइट्रिक अम्ल की करते हैं, नाइट्रिक एसिड की, तब याद रखिएगा HNO3, इसको हम लोग एक्वा फॉर्टिस भी कहते हैं। और अगर हम बात पोटेशियम नाइट्रेट की करते हैं तो याद रखिएगा KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलित करने के लिए कह रहा है विटामिन B12 की अगर बात करते हैं तो ये कोबाल्ट के साथ मैच करेगा। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ये लोहा के साथ मैच करेगा। क्लोरोफिल की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के साथ मैच करेगा। और अगर पीतल की बात करते हैं तो ये तांबा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिट्टी के घड़ों में से निम्न में से किस क्रिया के कारण जल जो होता है वो ठंडा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि जल जो होता है वो ठंडा रहता है और गर्मियों में आर्द्रता कम होने के कारण जल का जो बाष्पीकरण होता है वो अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अगर हम बात करते हैं शरीर की तापमान की तो मनुष्य शरीर का जो तापक्रम होता है वो साधारणतः 98.6 डिग्री होता है और जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस होता है ये जो होता है वो मनुष्य के शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस। अगर हम बात हाइपोथैलेमस की और करते हैं तो हाइपोथैलेमस से और याद रखिएगा ये भूख, प्यास, प्यार, घृणा का भी केंद्र होता है। रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी ये सब इसी के नियंत्रण में होता है। अगर हम बात मेडुला ऑब्लिंगाटा की करते हैं तो यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है और इसका मुख्य कार्य जो है वो हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना होता है। अगर हम बात थैलेमस की करते हैं तो यह दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने में मदद करता है। अगर हम बात सेरेबेलम की करते हैं तो यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला जो अम्ल है वो है
हाँ, कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात एसिडिक एसिड की करते हैं तो एसिडिक एसिड हो जाएगा CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अगर हम बात अम्ल वर्षा में सबसे अधिक की करते हैं तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एवं हाइड्रोजन आयन को शामिल करके होता है और धरातल पर वही अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है। इसमें हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्साइड यानी H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर हम बात HCl की करते हैं तो HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HNO3 की अगर बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड, एक्वा फॉर्टिस, और H2CO3 की बात करते हैं तो होता है कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जीवाणु की खोज किसने की थी। अगर हम बात करते हैं जीवाणु की खोज की तो जीवाणु की खोज किए थे वॉन ल्यूएनहुक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात फ्लेमिंग की करते हैं तो फ्लेमिंग से याद रखिएगा इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। जीवाणु की अगर बात करते हैं तो जीवाणु के द्वारा होने वाले कुछ रोग याद रखिएगा, जैसे टिटनस, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, काला खांसी, ये सब जो कुछ रोग है वो जीवाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मलेरिया रोग किससे फैलता है। तो मलेरिया रोग की अगर बात करते हैं तो ये मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, और मादा एनफ्लीज मच्छर यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और ये प्लाज्मोडियम नामक परिजीवी या प्रोटोजोआ से ये बीमारी होता है। प्रोटोजोआ की अगर बात करते हैं तो कुछ और प्रोटोजोआ के द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं, जैसे हेपाइरिया, पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी, ये सब जो है वो प्रोटोजोआ यानी परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन कौन सा है। तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे तब हो जाएगा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है वो प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम के अवशोषण तथा ब्रिक के पुनरावेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो कुछ नहीं में से कुछ का जो सर्जन है ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं पावना विद्रोह 1873 सुमेलित है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 सुमेलित है, सन्यासी विद्रोह 1894 सुमेलित नहीं है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो था वो बंगाल में 1770 से लेकर 1780 के दौरान हुआ था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख भी किया है। कोल विद्रोह भी 1870 सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जो था वो अश्वमेघ यज्ञ किया था और इसी के बाद उसने पृथ्व्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण किया था, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, मतलब पृथ्वी का प्रथम वीर जिसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। अगर हम समुद्रगुप्त से रिलेटेड कुछ और बात याद करते हैं तो समुद्रगुप्त ने से याद रखिएगा इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह विष्णु का उपासक था और इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। अगर हम बात करते हैं नालंदा बिहार की तो इसकी स्थापना तो 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने किया था और 7वीं शताब्दी तक ये एकदम पूरे चरण सीमा पे आ गया था और ये विश्व विख्यात हो चुका था। और फिर 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी के द्वारा ये ध्वंस कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रवृत्ति थी वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन। अगर हम इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और अगर हम इससे रिलेटेड और कुछ बात करते हैं, इंडियन लीग एक है, इंडियन लीग जो था वो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। अगर हम बात शिवाजी की करते हैं तो शिवाजी से याद रखिएगा ये मराठा साम्राज्य का संस्थापक था और इसने 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शिवाजी से याद रखिएगा वो याद रखिएगा पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुआ था महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी की अगर बात करते हैं राजधानी की, तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ महाराष्ट्र में थी और इनके पुरोहित का नाम था गंगा भट्ट और इनके गुरु का नाम था रामदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो ये बनी है सरोजनी नायडू। लेकिन अगर यहाँ भारतीय शब्द नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तब आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 3 महिलाओं के नाम याद रखिएगा। एक 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट, एक 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू और एक 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अगर हम बात करते हैं किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो ये किया था अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अगर हम अकबर से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं तो ये 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, दास प्रथा का अंत कर दिया था 1562 में, जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में, इबादत खाना का स्थापना किया था 1575 में, दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में और इलाही संवत की शुरुआत किया था 1583 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1884 में किया गया था मद्रास के युवा नेताओं एम.वी. राघव पेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदाचार्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1884 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 1939 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका पहला जो सम्मेलन था वो 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में हुआ था और फिर इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो मूलतः शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था और यह सड़क जो है वो बंगाल के सोनार गाँव से लेकर आगरा, दिल्ली एवं लाहौर होते हुए सिंध तक जाता था। यह दक्षिण एशिया के सबसे पुरानी एवं सबसे लंबे मार्गों में से एक था। अगर हम बात शेरशाह की करते हैं तो शेरशाह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जैसे इसके बचपन का नाम फरीद खान था। इसके बाद ये जो था वो बिलग्राम युद्ध हुआ था 1540, उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। इसका मकबरा जो है वो सासाराम में झील के बीच ऊटे टीलों पर निर्मित किया गया है और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए एक 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का भी शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1885 में हुआ था और 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तब हो जाएगा W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों के संबंध का
तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश का जो संबंध था वो परमाधिकार के लिए त्रिदिशीय संग्राम हुआ था इन दोनों के बीच। तो इस क्वेश्चन इन तीनों के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, त्रिदिशीय संग्राम हुआ था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंशों की, तो राष्ट्रकूट से याद रखिएगा इसका संस्थापक था दंतीदुर्ग, इसका राजधानी था मान्यखेत। प्रतिहार की अगर बात करते हैं तो इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, इसकी राजधानी थी कन्नौज। और अगर हम पाल वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक था गोपाल और इसकी राजधानी थी मुंगेर। ये जो ध्रुव जो था वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वस्त्राज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ये जनरली कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था त्रिदिशीय संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है चौसा का युद्ध किस बल लड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं चौसा का युद्ध का, तो चौसा का युद्ध जो था वो 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था और इसी युद्ध में जो शेर खां था वो विजयी हुआ था और इसी युद्ध के बाद जो शेर खां था वो शेर शाह की पदवी धारण कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1539, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो इनकी संवादों की भाषा थी पाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। गौतम बुद्ध, ये जो से एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों पीटिकों की भी भाषा जो थी वो पाली थी। और अगर हम महावीर की बात करते हैं तो महावीर जो थे वो अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। सॉरी, यहाँ वर्ष दिया हुआ है ऑप्शन में। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो यह 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम बैठक जो था वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था और इस बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1885, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है वो बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। अगर हम बात करते हैं बायोडीजल की तब हो जाएगा जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जेट्रोफा की, तो इसकी बीजों में जो होता है वो तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। आप मान के चलिए कि 1.05 किलोग्राम अगर जेट्रोफा तेल की से बात करते हैं तो 1 किलोग्राम बायोडीजल जो होता है वो पैदा हो जाता है। जेट्रोफा का जो तेल होता है वो बिना रिफाइंड किए भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है जापान लगभग आत्मनिर्भर है। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ लगभग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर पूर्ण रूप से पूछेगा तब जापान जो है वो लॉ यस के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, आंसर हो जाएगा लॉ यस। लेकिन लगभग मतलब आत्मनिर्भर होने के सिचुएशन में जस्ट पहुंचने वाला है, तब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो तांबे के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो जापान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में पूर्ण आत्मनिर्भर होने की अवस्था में पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र उत्पादन का, तो है खंभात की खाड़ी, जहां से लगभग 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सन सिटी अवस्थित है। अगर हम बात करते हैं सन सिटी की, तो ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित है। तो ये जो है वो है बोर्निया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोर्निया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और यह जो द्वीप है वो 3 देश, इंडोनेशिया में इसका लगभग 73-74% भाग है, मलेशिया में 26% और बेंजोई में 1% में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलित कीजिए। एक साइड जनजातियां के नाम दिए हुए हैं और एक साइड देशों के नाम दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं जनजातियों, जैसे कि पहला है एस्किमो, ये एस्किमो होगा। तो एस्किमो जो है वो पाया जाता है कनाडा और ग्रीनलैंड में, तो ये कनाडा के साथ मैच करेगा। अगर हम बात मसाई जनजाति की बात करते हैं तो ये पूर्वी अफ्रीका केनिया में पाया जाता है, तो ये केनिया के साथ मैच करेगा। अगर हम बात बद्दू की करते हैं तो बद्दू जो है वो अरब क्षेत्र यानी सऊदी अरब के साथ मैच करेगा। और अगर हम बुशमैन की बात करते हैं तो ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में मिलता है, तो इस क्वेश्चन जो होगा ये बोत्सवाना के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वो हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ ये जनरली इलायची के पहाड़ियों को बोला जाता है। तो इलायची पहाड़ियों का ये एक तरह से ये अंग्रेजी रूपांतरण है कार्डमम पहाड़ियाँ। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं और ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। अगर हम जनगणना 2011 की बात करते हैं तो पूरी साक्षरता है 73% और पुरुष का साक्षरता है 80.9% और महिलाओं का साक्षरता है 64.6%। महिलाओं का साक्षरता है 64.6% जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। अगर हम बात करते हैं ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की तो ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन और अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत के राजस्थान में थार मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका की बात करते हैं तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति कहाँ संकेंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में जो द्रविडियन प्रजाति का संकेंद्रण है वो मेनली दक्षिण भारत में है और यह प्रजाति जो है वो नीग्रो प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पेनाइल यूरोप या अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है। ये सब जो उदाहरण है ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो उत्तरकाशी जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, फतेहपुर स्थित है, भागलपुर भी स्थित है और कानपुर भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी स्थित नहीं है। अगर हम बात गंगा नदी की करते हैं तो इसकी उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से है और इसकी कुछ सहायक नदियां के नाम याद रखिएगा जैसे अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है वो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो अगर विश्व में उत्पादन की दृष्टि से पूछता है तो विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला हो जाएगा चाइना और अगर भारत में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य हो जाएगा उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। और चाइना के बाद अगर दूसरे नंबर पे पूछेगा तब हो जाएगा यूएसए, तीसरे नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें नंबर पे रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इजराइल की उवनिष्ठ सीमाएं यानी कॉमन बॉर्डर्स कौन से हैं। तो अगर हम बात करते हैं इजराइल की तो इजराइल से याद रखिएगा इजराइल के उत्तर में है लेबनान, उत्तर पूर्व में है सीरिया, दक्षिण पश्चिम में है मिस्र और दक्षिण पूर्व में है जॉर्डन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। तो विश्व का जो विशालतम स्वर्ण क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का वो बिटवार्ड सैरेंट श्रेणियों में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है फिजी द्वीप अवस्थित है। अगर हम बात करते हैं फिजी द्वीप की तो यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है और इसकी राजधानी जो है वो है सुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है वो होता है प्रधान माध्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। भारत में जो शक्तिशाली एल नीनो कारण है, एल नीनो की अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न एक घटना है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर कुछ सालों के अंतराल पर घटित होता है। इसके प्रभाव स्वरूप होता क्या है कि पूरे विश्व के मौसम में बदलाव देखा जाता है और फलस्वरूप भारत में शक्तिशाली एल नीनो के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है। तो ये जल से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। अगर हम बात करते हैं सर क्रिक विवाद की तो ये भारत और पाकिस्तान के सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी कच्छ के रन में स्थित एक ज्वारीय सेंचुरी है और यह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध के सीमा से लगी हुई है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो योजना आयोग का जो अंत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लेकर आया गया था, जिसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा और इसके अभी तत्कालीन उपाध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो कितने कर सकता है, वो 2 कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि वो आंग्ल भारतीय समुदाय को अधिक से अधिक 2 सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये किया गया भाग 9 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में। अगर हम बात करते हैं भाग 9 की तो भाग 9 में है पंचायतें, 9 के क में है नगर पालिका, 9 का बी में है सहकारी समिति। भाग 10 की अगर बात करते हैं तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 की बात करते हैं तो 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध और भाग 12 की अगर बात करते हैं तो भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो ये क्या है, उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो इसका गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को। इसके मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो ये अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात लोक लेखा समिति की करते हैं तो लोक लेखा समिति से याद रखिएगा इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा से होंगे, 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे और ये सब जो सदस्य लोक लेखा समिति है इसको हम लोग प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं। और एक 1967 से एक परंपरा चली आ रही है जब एक अपोजिशन पार्टी के किसी लीडर को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। अगर हम बात करते हैं सीमांत किसान से तो सीमांत किसान है क्या, सीमांत किसान देश के उस किसान को बोला जाता है जिसका कृषि जोत का जो आकार है वो 1 हेक्टेयर से कम हो, तो उसको सीमांत किसान बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं लघु किसान की तो लघु किसान जिसका जो कृषि जोत का आकार है वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। तो यहाँ सीमांत किसान पूछ रहा है यानी 1 हेक्टेयर से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्न में से कौन सा बॉन्ड भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकता है। तो ये मसाला बॉन्ड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मसाला बॉन्ड जो है वो भारत के बाहर जारी किया गया बॉन्ड है और ये स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट होता है और ये पहली बार जो मसाला बॉन्ड है वो HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर की अगर बात करते हैं तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो होगा वो शिशु दर कहलाएगा, शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। मतलब प्रति 1000 बच्चों में जन्म लेने वालों में से मरने वालों की जो संख्या होगी वो शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने की अगर बात करते हैं तो ये प्राधिकारी जो है वो वित्त मंत्रालय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तो इसके अंतर्गत 5 विभाग आते हैं। एक आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और विनिवेश विभाग। और इसमें जो व्यय विभाग होगा इसी का काम होता है कि केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों के वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय विकास फोरम यानी IDF पहले जाना जाता था। तो देखिए जब भारत का जब द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था तो उस समय जब आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व बैंक जो था वो 1958 में एक भारत सहायता क्लब की स्थापना किया था और फिर 1994 में इसी का नाम बदलकर भारत विकास फोरम यानी IDF कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सहायता क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है।
तो भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र अगर पूछ लेता है तो ये है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर हम बात करते हैं कि भारत में चलित न्यायालय कोर्ट की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम 2007 में हरियाणा के मेवात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता की, तो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी जो स्वतंत्रता है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 1 के क के अंतर्गत इसे समाहित किया गया है। अगर हम बात अनुच्छेद 19 की करते हैं तो अनुच्छेद 19 जो है इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 की अगर बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है 42वें संविधान अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो क्या जोड़ा गया है? अगर हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इससे जो मेन चीज़ इसमें जोड़ा गया था वो 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क के भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। इससे और कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। संसद विधानमंडल कोरम को समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार ये पहले मूलभूत अधिकार था। जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो संपत्ति का जो अधिकार है इसको संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है और अब 19 अनुच्छेद में मात्र 6 तरह की स्वतंत्रता रह गई है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बना दिया गया है। अगर हम बात मूलभूत अधिकार की करते हैं तो यह भाग 3 में है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान जो है वो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। अगर हम बात उपराष्ट्रपति की करते हैं तो उपराष्ट्रपति लिया गया है अमेरिका के संविधान से और है किसमें, अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन है। यह राज्यसभा का भी पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 और 89 के अंतर्गत, और यह राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है अनुच्छेद 65 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो देखिए, भारत में जो किसी भी राज्य में जो विधान परिषद है इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है और इसमें सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो कम से कम 40 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो संविधान 80 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन हुआ है, जिसमें कि सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगा, जिसमें जो 12 सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और बाद बाकी जो 238 होंगे इनका जो चुनाव है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यूनेस्को के तत्वाधान में सबसे पहले जो ये किया गया था वो डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया था
और इस पे सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन। अगर हम बात यूनेस्को की करते हैं तो इससे याद रखिएगा इसकी स्थापना 1946 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। मेंबर कंट्री है 193 और इनके हेड का नाम है आंद्रे ओजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम आर्थिक समीक्षा 2019-20 की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा आर्थिक समीक्षा 2019-20 का जो थीम था वो था बाजारों को सक्षम करना, व्यापार समर्थक नीतियों को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था के विश्वास को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ग्रीन इंडेक्स जो है वो विश्व बैंक के द्वारा दिसंबर 2019 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, मेंबर कंट्री 189 और हेड का नाम डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है। तो ये है योजना आयोग। अब योजना आयोग रहा नहीं, अब ये हो गया नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है एजेंडा 21 में कितने समझौते थे। अगर हम बात करते हैं एजेंडा 21 की तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम है जो संधारणीय विकास की अवधारणा पर आधारित है और ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर हुए सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया था। एजेंडा 21 की अगर बात करते हैं तो इसमें कुल 300 पेजें हैं, 40 अध्याय हैं और 4 समझौते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। स्वधार योजना क्या है। स्वधार योजना की अगर बात करते हैं तो इसका ये जो है वो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था और ये किया किसके लिए गया है, कठिन परिस्थितियों में रह रहे महिलाओं को लाभार्थ पहुंचाने के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नहीं, ये गलत है। विक्रम संवत पर आधारित नहीं है, ये शक संवत पर आधारित है। अगर हम बात करते हैं विक्रम संवत की तो विक्रम संवत जो था वो 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था शकों पर विजय के उपलक्ष्य के मामले में। और अगर हम शक संवत की बात करते हैं जिसपे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है वो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया, ये भी गलत है। राष्ट्रीय पंचांग जो है उसको 22 मार्च 1957 में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो प्रभावी हुआ है 2006 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए संसद जो था वो मई 2005 में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 पारित कर दिया गया था और फिर इसे 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया वर्ष। तो ये पारित किया गया है 2005 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना 1965 में किया गया था और यह देश में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं BSF के महानिदेशक का सीमा सुरक्षा बल के तो SS देशवाल इनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ की बात करते हैं तो ये कोचीन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम नेवल की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा नौसेना अध्यक्ष जो कि हैं अभी एडमिरल करमबीर सिंह 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। एक था न्यूयॉर्क वर्ल्ड। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक का नाम था जोसेफ पुलित्जर और इन्हीं की स्मृति में 1917 से कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो नाबार्ड की स्थापना हुई कब है। नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई
1982 में। अगर हम बात पंचवर्षीय योजना की करते हैं तो पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना का समय था 1980 से लेकर 1985, तो यानी छठी पंचवर्षीय योजना जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अभी तत्कालीन चेयरमैन का नाम है गोविंद रजलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। तो आर्थिक अधिसंरचना की बात करते हैं तो सड़क, रेल, ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, ये सब आर्थिक अधिसंरचना में आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सामाजिक अधिसंरचना में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो सामाजिक अधिसंरचना की अगर बात करते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक अधिसंरचना में ही आता है। तार, संचार और आवास। अगर हम बात करते हैं दूरसंचार की तो दूरसंचार जो है और रेलवे, ऊर्जा, ये सब जो है वो नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक है जो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।